Greetings and welcome to yet another video of the Hindu vocab series. Let's just begin. पहला शब्द है hubris. बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. इसका मतलब होता है एरोगेंस या एक्चुअली ये एक बहुत ही बढ़िया सिनोनिम है इसका हॉटीनेस. अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो चांसेस है कि हॉटीनेस ऑप्शंस में आपको दे. मेरा दोस्त बहुत यूज़ करता है इस वर्ड को कि प्रशांत आई डोंट लाइक हॉटी पीपल, एरोगेंट लोग, प्राइड से भरे हुए, कंसीट से भरे हुए, अभिमानी. तो यहाँ पे द हिंदू में एक आर्टिकल था किस तरीके से इंसान ने धरती को नुकसान पहुँचाया, तो वहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है फार फ्रॉम ह्यूब्रिस. ये तो इसमें इतना जाएंगे नहीं, समझ नहीं आएगा इतना ज़्यादा. सेंटेंसेस में समझाता हूँ आपको. मोस्ट पॉलिटिशियंस आर सो इन्फ्लेटेड बाय देयर ओन ह्यूब्रिस दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज़. काफ़ी सारे नेता इन्फ्लेटेड होता है, भरा हुआ. गुब्बारा किससे भरा होता है? हवा से. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा भरे होते हैं, इतनी ह्यूब्रिस, इतनी हॉटीनेस, इतनी एरोगेंस है कि खुद की कम्युनिटीज़ की ज़रूरतें ही नहीं समझ पाते. उसके अलावा ये भी कह सकते हो आप, इवेंचुअली ह्यूब्रिस वुड बी हिज डाउनफॉल. ये देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी में ह्यूब्रिस एक ट्रेजिडी के रूप में भी यूज़ होता है. जब एक इंसान ये मान लेता है कि मुझे भगवान की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जो आएगा देख लूँगा वगैरह, जब वहाँ पर पहुँच जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस को भी पार करके बहुत ही एक डेंजरस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ से उसका गिरना तय ही होता है. ठीक है, तो उस संदर्भ में इसको यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे. फाइनली यू कैन ऑल्सो से फिल्ड विद ह्यूब्रिस द रैबिट लॉस्ट द रेस टू द टर्टल. कितनी पुरानी कहानी है कछुए और उसकी खरगोश की. खरगोश हारता क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज ह्यूब्रिस. अरे मैं कैचअप नहीं कर पाएगा मेरे से कैचअप, मैं आराम से सो जाता हूँ, रेस्ट करके फिर भाग लूँगा, मैं आई एम वेरी फास्ट. तो एरोगेंस उसका डाउनफॉल बना, ह्यूब्रिस. अगला शब्द है परप्लेक्स. परप्लेक्स देखो, इसका मतलब होता है कंफ्यूज करना या कुछ हद तक चिंता में भी डाल देना, क्योंकि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है समझने में या सॉल्व करने के लिए. उलझना बेसिकली. यहाँ पे द हिंदू में यूज़ किया है क्रिकेट के संदर्भ में. When it comes to swing bowling, both the teams have skillful bowlers to perplex the batsman with their talent. तो जब स्विंग बॉलिंग, आपको पता है आर्ट होती है, बॉल को थोड़ा कर्व करके आप हिला सकते हो, तो उससे जो स्किलफुल बॉलर्स होते हैं वो बैट्समैन को परप्लेक्स कर सकते हैं, उलझा सकते हैं. डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकती है वो बॉल. तो सेंटेंसेस खूब सारे हैं. आप कह सकते हो क्वेश्चन सच एज दोज कैन परप्लेक्स मैनी वर्कर्स. ठीक है, सिंपल है. यू नो से वी आर परप्लेक्स्ड बट वी विल नॉट गिव अप एंड क्विट. हम मानते हैं हम थोड़े बहुत अभी कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा, मगर हम हार नहीं मानेंगे. फाइनली नहीं, थर्ड सेंटेंस है, ये भी कह सकते हो आप. ही इज़ जेन्युइनली परप्लेक्स दैट पीपल डोंट थिंक ही हैज़ डन इनफ. उसको लगता रहा कि मैंने तो बहुत कुछ किया है, ठीक है, मगर लोग नहीं समझते कि उसने इतना कुछ किया है. तो ये इस वजह से वो परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, वरीड है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों. उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक रिव्यूअर द ऑथर्स पजलिंग राइटिंग स्टाइल विल परप्लेक्स मैनी रीडर्स. कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑथर्स होते हैं, उनका जो राइटिंग का स्टाइल है बड़ा रीडर्स को परप्लेक्स कर देता है, उलझा सा देता है कि क्या लिख क्या रहा है ये. आई मीन ठीक है, मेरी वोकैब अच्छी है, बट जो इसका पैटर्न है लिखने का काफ़ी कन्फ्यूजिंग है. सो दिस इज़ परप्लेक्स. इसका एंटोनिम होगा ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई, समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जो समझ आ सकता है. अगला शब्द है बैम्बूजल. देखो, ये भी कुछ हद तक परप्लेक्स होता है, मगर परप्लेक्स से काफ़ी स्टेजेस आगे होता है. जब आपको बैम्बूजल किया जाता है तो मतलब आपको काफ़ी हद तक धोखा भी दिया जाता है. ठीक है, मतलब कंफ्यूज करके धोखा दिया जाता है. तो आप मतलब अगर आप मान लो कोई पजल कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आप परप्लेक्स्ड हो जाओगे. ठीक है, मगर ये नहीं कहोगे कि दैट पजल बैम्बूजल्ड मी. ठीक है, वो सही नहीं रहेगा. सो आप यहाँ पर लिख सकते हो द हिंदू में, while the visitors are aware of the reverse swing that Indian seamers use effectively with SG test ball, they too have bowlers of high speed to bamboozle Indian batsmen. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रहे हैं कि उनके पास भी ऐसे बॉलर्स हैं हाई स्पीड के जो बैम्बूजल कर सकते हैं इंडियन बैट्समैन को विद रिवर्स स्विंग. रिवर्स स्विंग उल्टी स्विंग होती है, जो खैर वो अलग बात है. सो यहाँ पर आप सेंटेंसेस में इससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस वर्ड को. सो सेंटेंसेज है यहाँ पे, शी वॉज बैम्बूजल्ड इनटू टेलिंग देम हर क्रेडिट कार्ड नंबर. तो होता है कई बार फ्रॉड कॉल्स आती है, बैम्बूजल करके क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेते हैं.
उसके अलावा ये भी है द क्रिमिनल होप्ड हिज डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है क्या, डिस्गाइज की हिंदी क्या होती है, कोई एक तरीके से आपका धोखा देने के लिए आपकी गेटअप जो ओढ़ लेते हो, ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है इस वक्त मुझे। वुड बैम्बूजल द पुलिस एट द एयरपोर्ट। सो उसने सोचा कि अगर मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं कोई और हूँ, एक ऐसा एक होता है ना भेष, हाँ भेष बदल लूँ अपना, तो पुलिस मुझे पहचान नहीं पाएगी। फाइनली ये है कि यूजिंग पिक्चर्स ऑफ सुपर मॉडल्स द ओवरवेट वुमेन वुड बैम्बूजल रिच मैन ऑन फेसबुक टू पे हर बिल्स। तो एक स्मार्ट, काफ़ी क्लेवर औरत थी वो, अमीर लोगों को, अमीर मर्दों को सुपर मॉडल्स की फ़ोटो दिखाकर अपने बिल्स वगैरह पे कराती थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदा, इसको बैम्बूजल किया जा रहा है, वो वहाँ पे उसको ट्रिक कर रही है, उधर देखो, और पीछे से इसके पैसे लिए जा रहे हैं। सो ही इज़ बीइंग बैम्बूजल्ड। अगला शब्द है अर्क। ये देखिए एक वर्क है वैसे अर्क, इसका मतलब बताता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। इसका मतलब होता है इरिटेट करना या अनॉय करना, सताना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि हे डोंट अर्क माय फ्रेंड, तो मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त को सताओ मत, उसको इरिटेट मत करो। मगर यहाँ पर द हिंदू में इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रियो, बाबू सुप्रियो, ये रूडी, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। अर्क्ड एट त्रिपुरा मिनिस्टर्स एब्सेंट्स। तो जब त्रिपुरा के एक मिनिस्टर हैं, किसी मीटिंग या किसी फंक्शन में नहीं आए होंगे, तो उनकी एब्सेंस की वजह से वो थोड़े से अनॉयड से हो गए कि वो नहीं आया यार, हम आ गए, वो नहीं आया। सो यहाँ पे एग्जांपल है, ये जनाब ही इज़ अर्क्ड। आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। What irks them the most about living in the village is a lack of proper infrastructure। सीधी सी बात है, कोई अगर दिल्ली या कोई सिटी में बहुत लंबे समय तक रहेगा, गांव में अचानक से जाएगा, he will be a bit annoyed कि कहाँ गया मैं, ठीक है। फाइनली आप ये भी कह सकते हो, it was not she who irked me but her carefree youth। कि मैं उसको मतलब उससे एज एन इंडिविजुअल इतना इरिटेट नहीं हुआ, मगर जो उसका एक केयर फ्री यूथ है कि जो भी करना वगैरह, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नो वन कैन स्टॉप मी वगैरह, उससे थोड़ा बहुत अनॉयड हो गया। सो दिस इज़ अर्क। अगला शब्द है ये वाला। देखिए इसको मैंने देखा है कुछ लोग गाउज प्रोनाउंस करते हैं, बट सही तरीका इसको प्रोनाउंस करने का है गेज। गेज इसका मतलब होता है नापना या एस्टिमेट करना, डिटरमाइन करना किसी चीज़ की अमाउंट, लेवल, वॉल्यूम के एस्टिमेट करना बेसिकली। समझाता हूँ इसको और तरीके से। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर न्यू दिल्ली स्टेप्स टूवर्ड्स रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल डायलॉग, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं ऑफकोर्स, मे बी मोर पर्पसफुल दैन सिंपली गेजिंग विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सही रहेगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दी जाए, ना कि सिर्फ वेट करके एस्टिमेट करो, डिटरमाइन करो कि हवा का रुख क्या है। हवा का रुख इन द सेंस यहाँ पे ये है कि बाकी जो मेजर पॉलिटिकल पावर्स है, चाइना, यूएस वगैरह, वो क्या रुख अपनाती है पाकिस्तान के तरफ। तो अच्छा रहेगा कि इंडिया खुद ही एक इनिशिएटिव शुरू कर दे। तो सेंटेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, द रिसर्चर्स रिलाइड ऑन ए मेजर नोन एज बॉडी मास इंडेक्स टू गेज ओबेसिटी। तो आपको पता है किसी आजकल ये BMI आ रहा है, ठीक है, उसमें आप वेट डालते हो, अपना हाइट डालते हो, उसके हिसाब से आपका BMI बता देता है कि आप कितने मोटे हो। सो उसके अलावा ये भी होता है कि डॉक्टर्स आर नाउ बेटर एट यूजिंग इनडायरेक्ट मेजर्स टू गेज पेन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। सिंपल सेंटेंस है, डॉक्टर पेन को अब गेज कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेजर से। फाइनली यहाँ पे फोटो भी है। इट्स इम्पॉसिबल टू गेज द ऑडियंस इज रिस्पॉन्स बिफोर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देगी वो गेज करना बड़ा ही कठिन कार्य है। अगला शब्द है विस्कस। विस्कस देखो इसका मतलब होता है कुछ बहुत ही स्टिकी सा, ग्लूई सा। ऐसे वर्ड्स एग्जामिनेशन में आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इसको जल्दी में पढ़ते वक्त विशस से कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे आप देखोगे हिंदू में लिखा हुआ है जैसे विस्कस प्रोडक्ट्स, तो गलती से जल्दी में पढ़ रहे हो विशस प्रोडक्ट्स खा जाएंगे मेरे को, सो विस्कस चिपचिपा सा। तो ये एग्जाम्पल है हनी। यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस भी ऐसे ही बनाए सिंपल सिंपल से। द हनी इज़ मच थिकर एंड मोर विस्कस एंड इट पोअर्स वेरी स्लोली कंपेयर्ड विद वाटर। तो पानी 2 मिनट में पोअर हो जाएगा, हनी आराम आराम से, चिपचिपा सा है तो आराम आराम से पोअर होगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो सीम्ड टू टेक फॉरएवर फॉर द विस्कस कॉफ मेडिसिन टू कम आउट ऑफ द बॉटल। तो सिंपल है, कोई इतना समझाने की जरूरत नहीं है। विस्कस याद रखना, चिपचिपा सा, ग्लू लाइक मटीरियल। अगला शब्द है फ्यूड। फ्यूड देखो इसका मतलब होता है झगड़ा, मगर
कोई ऑर्डिनरी झगड़ा नहीं। फ्यूड दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एक लंबी राइवलरी जो दो फैमिलीज के बीच में हो, खूब खून वगैरह उसकी वजह से बहाव, कई लोगों की मतलब एंगर हो, वायलेंस वगैरह वो बहुत ज़्यादा। तो फ्यूड जो इस टाइप का होता है उसका क्लियर एग्जांपल ये वाला है। आपने मूवी देखी होगी सन ऑफ सरदार, अगर नहीं देखी तो बता देता हूँ। उसमें अजय देवगन और ये संजय दत्त की फैमिलीज जो होती हैं उनके बीच में फ्यूड होता है। कई जनरेशन ने एक दूसरे के दादा को या किसी के बाप को या किसी के चाचा को मार रखा होता है, तो फ्यूड होता है, बहुत ही बिटर झगड़ा। और उसके अलावा ये भी होता है कि जैसे एक लंबा डिस्प्यूट दो फैमिलीज़ के बीच में, वो भी फ्यूड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस हो ही हो। फॉर एग्जांपल ओबामा और ट्रंप, ठीक है, इनके बीच में भी ये काफ़ी लंबा फ्यूड रहा है। अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करते आए हैं तो यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट पेज पे ही था शायद, इफ़ नॉट फॉर फैमिली फ्यूड आई मे नॉट हैव अलाइड विद कांग्रेस। तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ना हुआ होता अगर मेरी फैमिली में फ्यूड ना पड़ता। इनको पता है, इनके शिवपाल यादव जो इनके पता नहीं क्या चाचा हैं, उनके साथ इनका फ्यूड हो गया था, ठीक है, एक बिटर क्वारल हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, तो काफ़ी उसकी वजह से ड्रामा भी हुआ। सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे यूज़ हो सकते हैं उसको आप। सम पीपल क्लेम दैट देयर इज़ अ फैमिली फ्यूड बिटवीन ओबामा एंड ट्रम्प फैमिलीज बट आई थिंक दे गेट अलॉन्ग जस्ट फाइन। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रम्प फैमिली और जो ओबामा फैमिली है उनके बीच में एक डिस्प्यूट्स है, फ्यूड है, मगर मैं मानता हूँ ऐसा ही कुछ इतना है नहीं, दे गेट अलॉन्ग जस्ट फाइन। उसके अलावा ये भी कह सकते हो आर फ्यूड ट्रेसेस बैक टू आवर चाइल्डहुड, कि बचपन से हमारा जो फ्यूड है वो चलता आ रहा है। तो बेसिकली झगड़ा है, बहुत लंबे समय से चलता आया झगड़ा। अगला शब्द है स्टेड। देखो यहाँ पर द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं इसको। आर्मेगेडन इज नो लॉन्गर द स्केरी चैप्टर दैट कंक्लूड्स रिलीजियस टेक्स्ट बट इज नाउ स्टेट साइंस। कैसे यूज़ किया है इसको, देखो बहुत बढ़िया शब्द है। इसके यूजेस एक्चुअली देखो अलग अलग यूज़ हो सकता है इसका। पहले तो जरा यहाँ पर देखो मीनिंग क्या हो सकता है इसका। मीनिंग हो सकता है इसका रिस्पेक्टेबल, क्वाइट, सीरियस माइंडेड, ट्रेडिशनल बेसिकली। अब यहाँ पर यहीं तक इतना ही समझो, बाकी अनएडवेंचरस अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आर्मेगेडन इज़ नो लॉन्गर। आर्मेगेडन समझा देता हूँ पहले। रिलीजियस टेक्स्ट में, खासकर बिब्लिकल टर्म्स में मानते हैं जब आर्मेगेडन होगी तो दुनिया का विनाश होगा। मतलब होता है ना, आसमान से आग बरसेगी, क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब धरती का विनाश होगा। तो आर्मेगेडन एक टाइम पे साइंटिस्ट कहते रहे ऐसा होगा थोड़ी ना, ये तो धरती है रहेगी, हम कहाँ जाने वाले हैं। मगर अब आर्मेगेडन सिर्फ एक डरावना सा चैप्टर नहीं है रिलीजियस टेक्स्ट का, बल्कि एक स्टेट साइंस है, एक कन्वेंशनल साइंस के रूप में आ चुकी है, एक सीरियस साइंस, एक रिस्पेक्टेबल साइंस, जिसको लोग कहते हैं हाँ यार हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एलियंस वगैरह पे विश्वास रखना, क्या ये स्टेट साइंस है? बिल्कुल नहीं है, होते ही नहीं है। मगर मान लो 20 साल बाद नासा ने कुछ ढूंढ लिया, कोई मून पर कोई अजीब सा स्पेस, मतलब एलियन का स्पेस क्राफ्ट मिल गया, तो अचानक से एलियंस पे विश्वास रखना, एलियंस होते हैं नहीं होते, ये एक स्टेट साइंस बन जाएगी। तो ये तो एक इस यहाँ पे जरा यूज़ करें द हिंदू में, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। इसके अलावा स्टेट का ये मतलब भी होता है अनएडवेंचरस, बोरिंग सा कह लो। तो इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो आप। When people describe my boss, they describe him as a staid man who never smiles. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बिल्कुल स्टेड आदमी, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, रिस्पेक्टेबल, शायद सीरियस माइंडेड लग रहा है मगर अनएडवेंचरस, लगता नहीं है कि कभी मुस्कुराता भी होगा, ठीक है, स्टेड आदमी। अगला शब्द है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस, व्यर्थ। फॉर एग्जाम्पल ये कुत्ता आपकी स्क्रीन पे जो कर रहा है, इसका कोई पॉइंट है? डज इट हैव एनी पॉइंट? भागी जा रहा है बस, कुछ कहीं पहुंचना तो है नहीं उसको। तो इसको वही एक जो ग्लोबल वार्मिंग वाला आर्टिकल था उसमें यूज़ किया है। बहुत ही वही कंटेक्स्ट समझाऊंगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसमें। सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्यूटाइल को। इट अपीयर्स दैट फिलिंग आउट जॉब एप्लीकेशन इन दिस ट्रबल्ड इकोनॉमी इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। हम सब लोग आई थिंक इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जॉब ढूंढना इट इज़ काफ़ी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज ही लगती है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि जॉब्स इतनी है नहीं, खासकर आफ्टर नोटबंदी। सो उसके अलावा ये भी है कि वरिंग ओवर द रिजल्ट्स आफ्टर द एग्ज़ाम इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज एज यू कैनॉट ऑल्टर द रिजल्ट। आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद कई लोग टेंशन में दिन जाते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। व्यर्थ है वो ये सब करना, पॉइंटलेस है, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते हैं नहीं, आपने जो करना रहा कर लिया। सो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। अगला शब्द है स्क्वेबल। तो इसका मतलब होता है एक बिना वजह कोई एक कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो भी ना, उस पर आर्ग्यूमेंट करना,
ठीक है, इसको कहते हैं स्क्वेबल। सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आपको। द ब्रदर्स वर नोन टू स्क्वेबल अबाउट हु वुड बी प्लेयर 1 इन देयर वीडियो गेम। तो आपको पता है वीडियो गेम जो खेलते हैं तो 2 बंदे खेलते हैं, तो एक बंदा प्लेयर 1 होता है, दूसरा प्लेयर 2 होता है। तो अब कोई उस पर लड़ने लग जाए कि मैं प्लेयर 1 बनूंगा, मैं प्लेयर 2 बनूंगा, तो एक जो कोई चीज़ से फ़र्क ही पड़ता ही नहीं है, कोई आपको एडवांटेज तो मिलता है नहीं, तो बिना बात की स्क्वेबल होगी। उसके अलावा ये भी एक अच्छा सेंटेंस है। शी डिसाइडेड टू ब्रेक अप विद हर बॉयफ्रेंड आफ्टर ही फेल्ट द नीड टू स्क्वेबल एवरी टाइम शी स्माइल्ड एट अनदर मैन। हर बार जब वो किसी दूसरे आदमी की तरफ देख के स्माइल करती थी तो उसका बॉयफ्रेंड उससे स्क्वेबल करता था कि वो तो स्क्वेबल ही होगी, वो स्माइल ही कर रही है, इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। सो ये भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का। सो दिस इज स्क्वेबल। ओके, सो टाइम फॉर सम MCQs। तो पहले आपको बताना है इस ईडीएम का अर्थ क्या है। वंस इन अ ब्लू मून, महीने में एक बार, बाई वीकली, ऑन रेयर ओकेजन्स या एवरी नाउ एंड देन। अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर है ऑन रेयर ओकेजन्स, वंस इन अ ब्लू मून। आप कह सकते हो कि बोथ ऑफ अस टॉक वंस इन अ ब्लू मून। ऑन रेयर ओकेजन्स ही बात होती है, नहीं तो रोज़ाना बात कहाँ हो पाती है। ओके, सो अगला ईडीएम है स्वान सॉन्ग। ये भी ईडीएम ही है, लिख देता हूँ यहाँ पे ईडीएम। कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे फिर भी, पर इसका आपको मतलब बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आई एम श्योर काफ़ी लोगों का गलत जाएगा। देखो, इसका आंसर PDF में मिल जाएगा, गूगल मत करना, एक बार खुद अटैम्प्ट करना। सो गुड लक विद दैट, और लेट्स मूव टुवर्ड्स द टास्क ऑफ द डे। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है फ्यूटाइल पर, फ्यूड पर और इर्क पर। इर्क जैसे भी आपको सही लगे बना सकते हैं आप सेंटेंस। गुड लक विद दैट, आई विल सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।